हाँ हाँ, मैं छोटा हूँ, सारी जिंदगी छोटा ही रहूँगा। सदा बड़े भाई की उतरन ही पहनता रहूँगा। क्यों माँ, क्या मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है? रुपेश ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। रात गहरी हो चुकी थी। गायत्री ने रसोई समेटी और बाहर आकर दोनों बेटों के पास खड़ी हो गई। वे दोनों आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। तुम दोनों कब लड़ना छोड़ोगे? मेरी समझ में नहीं आता। तुम लोग क्या चाहते हो? क्यों इस घर को लड़ाई का अखाड़ा बना रखा है? आज तक तो तुम्हारे पिताजी मुझसे लड़ते रहे। उस मानसिक क्लेश को सहते सहते मैं तो आधी हो चुकी हूँ। जो कुछ शेष हूँ उसकी कसर तुम दोनों मिलकर निकाल रहे हो। पर माँ, तुम हमेशा बड़े भैया का ही पक्ष क्यों लेती हो? क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं? तुझे तो हमेशा अपने बड़े भाई से चिढ़ रहती है। माँ मुंह बनाकर बोलती हुई अंदर चली गई। वैसे यह सच भी था। माता पिता के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण ही अमित व रुपेश आपस में बहुत लड़ते थे। माँ का स्नेह बड़े बेटे अमित के प्रति अधिक था, जबकि पिता छोटे बेटे रुपेश को ही ज़्यादा चाहते थे। दोनों भाइयों की एक छोटी बहन भी थी, प्रियांशी। प्रियांशी बेचारी घर के इस लड़ाई झगड़े के माहौल में हरदम दुखी रहती थी। अमित व रुपेश भी उसे अपने पक्ष में करने के लिए हरदम लड़ते रहते थे। वह बेचारी किसी एक का पक्ष लेती तो दूसरा नाराज हो जाता। उससे दोनों ही बड़े थे। वह चाहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर रहे, घर की बढ़ती हुई समस्याओं के बारे में सोचे, खूब पढ़े ताकि अच्छी नौकरियां मिल सके। उसने जब से होश संभाला था, घर का वातावरण ऐसा ही आतंकित सा देखा। माँ बड़े भाई का ही पक्ष लेती। शायद उन्हें लगता होगा कि वही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पिता माँ से ही उलझते रहते और छोटे भाई को दुलारते। वह बेचारी उन सब के लड़ाई झगड़ों से डरी परेशान सी उपेक्षित सुबह से शाम तक इसी सोच में डूबी रहती कि घर में कब व कैसे शांति हो सकती है। सुबह की हुई बहस के बारे में वह आंगन में बैठी सोचती रही कि बड़े भैया अमित की उतरन पहनने के लिए रुपेश भैया ने कितना बुरा माना, लेकिन वह जो हमेशा इन दोनों की उतरन ही पहनती आई है, उसके बारे में कभी किसी का ख्याल नहीं आया। वह सोचती, माता पिता का ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों है? क्यों ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं? अब तो हम सभी बड़े हो रहे हैं, हमारे घर की बातें बाहर पहुँचे, यह कोई अच्छी बात थोड़े ही है। त्रस्त ही ख्यालों में डूबी वह चुपचाप भाइयों की लड़ाई का हल ढूंढा करती। प्रियांशी का मन इस वातावरण से उब गया था। वह एक दिन शाम को विचारों में लीन आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। अचानक एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उसके पास आकर गिरा। चौंकते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है। अभी वह इधर उधर देख ही रही थी कि एक और टुकड़ा आकर गिरा। इस बार उसके साथ एक छोटी सी चींट भी थी। घबराकर प्रियांशी ने घर के अंदर निगाहें दौड़ाई। इत्तेफाक से माँ अंदर थी, दोनों भाई भी बाहर गए हुए थे। अब उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ उसकी तरफ देख रहा है। हिम्मत करके उसने वह चीट खोल कर पढ़ी तो उसकी जान ही निकल गई। लिखा था, प्रियांशी, मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से जानता हूँ। तुम यहीं हर शाम इस आंगन में बैठी पढ़ती रहती हो। तुम्हारी हर परेशानी के बारे में मैं जानता हूँ और उसका हल भी जानता हूँ। तुम मुझे कल स्कूल की छुट्टी के बाद बाहर बरगद के पेड़ के पास मिलना, तब मैं बताऊंगा। नीचे नाम लिखा था, शेखर। पत्र पढ़कर डर के मारे प्रियांशी को पसीना आ गया। शेखर उसके पड़ोस में ही रहता था। उसके बारे में सब यही कहते थे कि वह आवारा किस्म का लड़का है। उसके पास क्या हल हो सकता है मेरी समस्याओं का?
प्रियांशी का दिल बड़ी कश्मकश में उलझ गया। वह भी तो यही चाहती थी कि उसके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। हमारे घर की बातें शेखर को कैसे पता चल गई? क्या उसके पास जाना चाहिए? इसी सोच में सवेरा हो गया। स्कूल में भी उसका दिल नहीं लगा। हाँ और नहीं में उलझा उसका मन कोई निर्णय नहीं ले पाया। स्कूल की छुट्टी की घंटी से उसका ध्यान बटा। देख लेती हूँ, वैसे बात करने में क्या नुकसान है। प्रियांशी ख्यालों में गुम बरगद के पेड़ के पास पहुँच गई। सामने देखा तो शेखर खड़ा था। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, शेखर ने कुटिलता से कहा। सुबह शीशे से शक्ल देखी थी तुमने? क्यों, क्या हुआ? मेरी शक्ल को प्रियांशी डर गई। तुम बहुत सुंदर हो, शेखर ने जाल फेंका। उसके विचार में मछली फंस चुकी थी और प्रियांशी भी आत्मीयता से बोले गए दो शब्दों के बदले बहक गई। इस छोटी सी मुलाकात के बाद से यह सिलसिला चल पड़ा। रोज ही शेखर उससे मिलता, उसके साथ दो चार घर की बातें करता, उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि वह उसके हर दुख दर्द में साथ है। बातों बातों में ही उसने प्रियांशी से घर की सारी स्थिति जान ली। उसके दोनों भाइयों के बारे में भी वह काफ़ी जानता था। वह धीरे धीरे जान गया था कि प्रियांशी को अपने भाइयों से बहुत मोह है और वह उनके आपसी लड़ाई झगड़े के कारण बहुत तनाव में रहती है। शेखर ने यह कमजोरी पकड़ ली थी। वह प्रियांशी के प्रति झूठी सहानुभूति जताकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। वह एक आवारा लड़का था जिसका काम था प्रियांशी जैसी भोली भाली लड़कियों को फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना। अब प्रियांशी घर के झगड़ों से थोड़ी दूर हो चुकी थी। वह अब शेखर के ख्यालों में डूबी रहने लगी। रुपेश को एक दो बार उसकी यह खामोशी चुभी भी थी, पर वह खामोश ही रहा। रुपेश को तो बस अमित को ही नीचा दिखाने की पड़ी रहती थी। दोनों भाई घर की बिगड़ती स्थिति से बेखबर थे। वे दोनों चाहते तो आपसी समझ से लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते थे और सच कहा जाए तो उनकी इस स्थिति के जिम्मेदार उनके माँ बाप थे। अभावग्रस्त जीवन अक्सर कुंठा का शिकार हो जाता है। जहाँ आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात आ जाए, वहाँ प्यार का माहौल कैसे बना रह सकता है। प्रियांशी शेखर से रोज ही कहती कि वह उसके भाइयों का झगड़ा समाप्त करा दे। शेखर भी उसकी इस कमजोरी को भुनाना चाहता था। उसकी समझ में प्रियांशी अब उसके मोह जाल में फंस चुकी थी। दूसरी ओर प्रियांशी शेखर की किसी भी बुरी भावना से परिचित नहीं थी। उसने अनजाने में ही सहज हृदय से उस पर विश्वास कर लिया था। उसका कोमल मन घर के कलह से नजात चाहता था। एक दिन ऐसे ही प्रियांशी शेखर के पास जा रही थी कि रास्ते में बड़ा भाई अमित मिल गया। तू इधर कहाँ जा रही है? भैया, मैं अपनी सहेली के पास कुछ नोट्स लेने जा रही थी, प्रियांशी ने शक पका कर कहा। तू घर चल, नोट्स मैं लाकर दे दूंगा और आगे से स्कूल के बाद सीधी घर जाया कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, भाई ने धमकाया। उस दिन शेखर इंतजार ही करता रह गया। अगले दिन वह बड़े गुस्से में था। कारण जानने पर प्रियांशी से बोला, वो तुम्हें आने से मना कर दिया और खुद जो दोनों सारा दिन घर से गायब रहते हैं, तब कुछ नहीं होता। उस दिन प्रियांशी बहुत डर गई। शेखर के चेहरे से लगा कि वह उसके भाइयों से बदला लेना चाहता है। वह सोचने लगी कि कहीं उसके कारण भाई किसी परेशानी में ना पड़ जाए। उसने शेखर को समझाना चाहा, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। मेरे भाइयों ने दोबारा देख लिया तो खैर नहीं, यूँ भी तुम मुझ पर ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करने लगे हो। मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी। ओह, जरा सा
भाई के धमकाने से तू डर गई? मैं तो तुझे बहुत हिम्मत वाली समझता था। शेखर ने मीठे बोल बोले। नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है, पर ऐसे आना ठीक नहीं होता। अरे छोड़, चल उस पहाड़ी के पीछे चलकर बैठते हैं, वहाँ से तुझे कोई नहीं देखेगा। शेखर ने फिर पासा फेंका। नहीं, मैं घर जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है आज तो। इस पर शेखर ने जोर जबरदस्ती का रास्ता अपनाने की सोची। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक प्रियांशी का भाई अमित वहां आ गया। उसने देखा कि प्रियांशी घबराई हुई है। उसके पास ही शेखर को खड़े देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने शेखर से पूछा, तू यहाँ मेरी बहन से क्या बातें कर रहा है? अपनी बहन से ही पूछ लेना, शेखर ने रूखे स्वर में कहा। इसे तो मैं पूछ ही लूँगा, तू अपनी कह, इसके पास क्या करने आया था? अमित ने कड़े स्वर में कहा। तेरी बहन ने ही मुझे आज यहाँ बुलाया था। कहती थी कि पहाड़ी के पीछे चलते हैं, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। शेखर कुटिलता से हंसा। क्या कहा? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था? प्रियांशी ने हैरान होकर कहा। मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा झूठ भी बोल सकता है। अरे वाह, हमारी बिल्ली और हम ही को म्याऊं। तू ही तो रोज़ मेरा यहाँ इंतज़ार करती रहती थी। बस बहुत हो चुका शेखर, सीधे से अपने रास्ते चला जा, वरना। अमित ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ, चला जाऊँगा, पर तेरी बहन को साथ लेकर ही। शेखर बेशर्मी से हंसा। जरा मेरी बहन को हाथ तो लगा कर देख। कहने के साथ ही अमित ने जोरदार थप्पड़ शेखर के जड़ दिया। बस फिर क्या था, उन दोनों में मारपीट होने लगी। शोर बढ़ने से लोग वहाँ एकत्र होने लगे। झगड़ा बढ़ता ही गया। एक बच्चे ने जाकर अमित के घर में कह दिया। माँ ने सुना तो झट रुपेश से बोली, अरे सुना तूने, पड़ोस के शेखर से तेरे भाई की लड़ाई हो रही है, जाके देख लो जरा। मैं क्यों जाऊं? उसने कभी मेरा कहा माना है? हमेशा ही तो मुझसे जलता रहता है, हर रोज झगड़ता है मुझसे। अच्छा है, शेखर जैसे गुंडों से पिटने पर अक्ल आ जाएगी, रुपेश ने गुस्से से कहा। पर इस वक्त बात तेरी व उसकी लड़ाई की नहीं है रे। प्रियांशी भी वहीं खड़ी है। जाने क्या बात है, तुझे क्या अपनी बहन का जरा भी ख्याल नहीं? यह बात है तब तो जाना ही पड़ेगा। प्रियांशी तो मेरा बड़ा ख्याल रखती है। अभी जाता हूँ, देखे क्या बात है। तुरंत उठकर रुपेश ने साइकिल निकाली और पल भर में बरगद के पेड़ के पास पहुँच गया। सामने जो नज़ारा देखा तो उसका खून खौल उठा। शेखर के कई साथी उसके भाई को मार रहे थे और शेखर खड़ा हंस रहा था। प्रियांशी ने उसे आते देखा तो एकदम रो पड़ी। भैया, अमित भैया को बचा लो, वे मेरी खातिर बहुत देर से पीट रहे हैं। अपने सगे भाई को यूं पीटता देख रुपेश आग बबूला हो गया। तभी शेखर ने जोर से कहा, लो भाई, एक और आ गया भाई की पैरवी करने। लड़कों के हाथ रुके। मुड़कर देखा तो रुपेश की आंखों में खून उतर आया था। उसने वहीं से ललकारा, खबरदार जो अब किसी का हाथ उठा, एक एक को देख लूँगा मैं। अरे वाह, पहले अपने को तो देख, रोज तो अपने भाई व माँ बाप से लड़ता झगड़ता है, आज कैसे शेर बन रहा है? शेखर ने चिढ़ाया। पहले तो तुझे ही देख लूँ, बहुत देर से जवान लड़ा रहा है। कहते हुए रुपेश ने पलटकर एक घूंसा शेखर के नाक पर दे मारा और बोला, मैं अपने घर में किस किस से लड़ता हूँ, तुझे इससे क्या मतलब? वह हमारा आपसी मामला है। तूने यह कैसे सोच लिया कि तू मेरी बहन व भाई पर यूं हाथ उठा सकता है? शेखर उसके एक ही घूंसे से डर गया था। इस बीच अमित को भी उठने का मौका मिल गया। फिर से दोनों भाइयों ने मिलकर शेखर की खूब पिटाई की। उसके दोस्त मैदान छोड़कर भाग गए।
अमित के माथे से खून बहता देख प्रियांशी ने अपनी चुन्नी फाड़ी और जल्दी से उसकी पट्टी बांधी। रुपेश ने अमित को अपनी बलिष्ठ बाहों से उठाया और कहा, चलो घर चलते हैं। भरी आंखों से अमित ने रुपेश की आंखों में झांका। वहाँ नफरत की जगह अब प्यार ही प्यार था, अपनत्व का भाव था, घर की शांति थी, एकता का एहसास था। प्रियांशी दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर बीच में खड़ी हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं भी तो यही चाहती थी। फिर तीनों एक दूसरे का हाथ थामे घर की ओर चल दिए। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।